वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी, जैसे बेसब्री से किसी के आने का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन अभी उसका इंतज़ार बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, वैसे वैसे उसकी घबराहट ज़्यादा होती जा रही थी। उसकी धड़कन किसी अनजाने खतरे के बारे में सोचकर ज़रूरत से ज़्यादा ही तेज़ हो रही थी। आखिरकार उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ और डॉक्टर हाथ में कुछ पेपर्स पकड़े उसकी तरफ आई और वो पेपर उसके हाथ में देती उसने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। डॉक्टर की बात पर उसने हैरत से डॉक्टर की तरफ देखा था, जिस पर डॉक्टर मुस्कुराई थी, जिसे देखकर उसको बहुत बड़ा झटका लगा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ था, ये कैसे हो सकता था। ये तो नामुमकिन बात थी। अब लोग उसे क्या कहेंगे। वो तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही थी। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसने अपने हाथ में पकड़े पेपर को खोल कर देखा। शायद वो उन पेपर्स को देखकर खुद को ही यकीन दिला रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर अगले ही पल वो बेयकीनी से अपने हाथ में पकड़े पेपर को देखने लगी, जिनमें साफ साफ तौर पर उसकी बर्बादी के शब्द लिख रहे थे। वो बहुत देर तक यूं ही आंखें फाड़ फाड़ कर पेपर्स को देखती रही। अब क्या हो सकता था? अगर कोई और समय होता तो वो ये खबर सुनकर खुशी से फूली नहीं समाती। इस खबर के लिए उसने कितनी मिन्नतें मुरादें मांगी थीं, लेकिन वो दिन आया भी तो कैसे? ना तो वो खुश हो सकती थी और ना ही आंसू बहा सकती थी। उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। उसकी बर्बादी के पीछे सिवाय उसके किसी और का कसूर नहीं था। डॉक्टर ने जब उसे उसी जगह परेशान खड़े देखा तो उससे पूछने लगी कि क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर की आवाज़ सुनकर वो अपनी सोचों से बाहर दुनिया में वापस आ गई। फिर वो कुछ सोच समझकर डॉक्टर के पास जाकर उसके कान में उसने हल्के से कुछ कहा कि इसका कोई हल है। तो डॉक्टर ने बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देखा। डॉक्टर के इस तरह देखने से वो कुछ घबरा सी गई थी और फिर बात को संभालते हुए बोली कि उसके कुछ घरेलू मसले हैं, बस इसी वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ। डॉक्टर ने उसकी बात सुनकर अफसोस में अपनी गर्दन हिला दी और फिर कहने लगी कि हमारे क्लिनिक में ऐसे गैर कानूनी काम नहीं किए जाते। बेहतर है आप यहाँ से जा सकती हैं। अपनी बात कहकर डॉक्टर ने दूसरे मरीज को बुला लिया और वो उसका चेकअप करने लगी। वो काफ़ी देर वहीं बैठी डॉक्टर को देखती रही थी, लेकिन डॉक्टर उसे पूरे तरीके से नज़रअंदाज किए अपने काम में बिजी थी। अब वो समझ गई थी कि मतलब कुछ नहीं हो सकता था। उसने अपना बैग उठाया और उठ खड़ी हुई। अब यहाँ पर बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। क्लिनिक से बाहर आकर वो ऐसे ही पैदल पैदल रोड के किनारे किनारे चलने लगी। गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से उसके पास से गुजर रही थीं, लेकिन वो अपने ही ख्यालों में गुम थी और ज़मीन पर देख रही थी। वो उस डॉक्टर के बारे में सोच रही थी। उसे वो डॉक्टर बहुत बुरी लगने लगी थी। वो सोच रही थी कि क्या हो जाता अगर वो मेरी बात मान लेती। उसने एकदम अपने पैर को सहलाया। चलते चलते उसकी ठोकर सड़क के किनारे रखे सरकारी डस्टबिन से हो गई थी, जो अपनी सोच में गुम होने के कारण वो देख नहीं सकी थी। वो सड़क के एक तरफ खड़े होकर अपना पैर सहलाने लगी। उसे बहुत ज़ोर से टक्कर लगी थी। तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। फिर अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने अपना पैर छोड़कर झट से अपना बैग खोला और फिर उसने वो रिपोर्ट्स निकाली। अगले ही पल उसने जल्दी से उन रिपोर्टों को 2 हिस्सों में फाड़ा और फिर 2 से 4 और 4 से 8 उससे जितने टुकड़े हो सकते थे उसने उन रिपोर्ट्स के किए और वहीं रखे डस्टबिन में फेंक दिए। फिर वो आगे चल पड़ी। अब वो बहुत तेज़ी के साथ अपने घर की तरफ जा रही थी। अपने घर के गेट के सामने पहुंचकर वो रुक गई। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को सबके सवालात का सामना करने के लिए तैयार कर रही हो। फिर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। लाउंज में पहुंचते ही उसने सबके सवालातों से बचने के लिए भगवान से दुआ की। उसकी सोच के अनुसार पूरा घर ही लाउंज में इकट्ठा बैठा था, सिवाय उसके पति के। उसने अपने पति को देखने के लिए अपनी गर्दन इधर उधर घुमाई, लेकिन वो पता नहीं कहाँ था। चलो अच्छा ही था, अपने पति को तो वो अकेले में किसी तरह से समझा लेती, लेकिन मसला तो इन सब का था। जो कचहरी लगाए सब इकट्ठे यहीं बैठे थे। वो हल्के हल्के कदम बढ़ाती हुई इन सब लोगों की तरफ आने लगी।
उस पर नज़र पड़ते ही उसकी सास और नंदे भागकर उसकी तरफ पहुंची और फिर एक ही सांस में हजारों सवाल करने लगी। रात में जो उसकी हालत हुई थी वो किसी से भी छुपी हुई नहीं थी और यहाँ कोई छोटा बच्चा भी नहीं था जो उसकी हालत को समझ नहीं सकता था। सबको यही लग रहा था कि वो माँ बनने वाली है। बात तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की थी, लेकिन उसके ससुराल में किसी को भी इस बात की खुशी नहीं हुई थी और किसी लड़की का ससुराल होता तो वो इस खबर पर खुशी से फूले नहीं समाते। अपनी बहू की बलाएं लेते, उसके सदके वारते, न थकते और अपनी बहू को ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने देते। और एक यहाँ मेरे ससुराल वाले थे जिन्होंने मुझे डायरेक्ट कट घरे में लाकर खड़ा कर दिया था। तभी उसकी सास उसे सर से पैर तक शक की नज़रों से देख रही थी। उसने पूछा कि क्या हुआ बताओ, मैं सही कह रही थी ना? सास की रोबदार आवाज़ सुनकर और गुस्से वाला मुंह देखकर उसकी सारी बहादुरी उड़नछू हो गई थी। उसके चेहरे से हवाएं उड़ने लगी थीं। तभी वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहने लगी, माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मुझे तो बस फूड पॉइजनिंग हुई थी और कुछ भी नहीं। तभी उसकी नंद का भारी हाथ उसके गाल पर पड़ा था, जिससे उसका गाल सुन्न हो गया था। उसी समय उसके कानों में नंद के जहरीले अल्फाज पड़े थे। उसकी नंद कह रही थी, तेरे कहने का क्या मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है? हम सब ने रात को इसकी हालत अपनी आंखों से देखी थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बात नहीं हो? तो हमारी माँ को झूठी कह रही है, जबकि हम सबको 100% यकीन है कि तूने कोई ना कोई गुल ज़रूर खिलाया है। तूने कहीं तो अपना मुंह काला किया है। कहते के साथ ही उसकी नंद ने उसके कंधे पर टंगा हुआ पर्स जोर से खींचकर उतारा और उसकी छोटी नंद की तरफ फेंका और उससे कहा कि देख, इसमें ज़रूर इसने रिपोर्ट छुपाकर रखी होंगी। एक बार उसे निकाल कर पढ़, फिर देख मैं कैसे समीर से कहकर इसे डिवोर्स दिलवाकर इस घर से बाहर फेंकवाती हूँ। उसकी नंद की बातें थीं या फिर पिघला हुआ शीशा जो उसके कानों में चुभ रहा था। वो सदमे से अपनी नंद की तरफ देख रही थी। तभी उसकी छोटी नंद अपनी बड़ी बहन की बात मानते हुए फौरन उसका बैग चेक करने लगी। यहाँ तक कि उसने उसका बैग उलट दिया। रिपोर्ट्स तो अब क्या ही मिलनी थी। सबसे पहले उसकी नंद ने उसके बैग में रखे हुए पैसों पर अपना कब्जा जमा लिया, जो इस बेचारी ने पूरे महीने में जोड़ जोड़ कर इकट्ठे किए थे। उसके बाद बहुत बुरा मुंह बनाते हुए बोली थी कि उसमें रिपोर्ट्स नहीं हैं। तभी उसकी सास ने आगे बढ़कर उसकी चोटी पकड़ी और फिर जोर से बोली, आवारा औरत, कहाँ है तेरी रिपोर्ट्स? बोल, जवाब दे, किसको देकर आई है? वो बेचारी दर्द की वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। फिर उसी समय नंद ने अपने हाथ से उसका जबड़ा दबोच लिया और बोली कि माँ तुझसे कुछ पूछ रही हैं, जल्दी से उनको जवाब दे। जब उसकी हल्की हल्की आवाज़ निकली और वो कहने लगी कि मैं सच कह रही हूँ, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई टेस्ट हुए ही नहीं, बस बासी खाना खाने की वजह से मुझे उल्टियाँ हो रही थीं और इसी वजह से चक्कर भी आ रहे थे। ये सुनकर सास ने उसकी चोटी छोड़ दी थी। फिर उसकी नंद ने फिर से उसकी सास को भड़काना शुरू कर दिया। माँ, आपकी बहू झूठ बोल रही है, इसकी बात पर भरोसा ना करें। ये शुरू से ही आवारा औरत है। जैसे तैसे मेरे भाई को अपनी चालों से अपने जाल में फंसाया था। अब तो मैं इसे किसी हाल में भी नहीं छोड़ूंगी, बस ज़रा मेरा भाई आ जाए। कहते के साथ ही उसने उसका जबड़ा छोड़कर छट से उसे ज़ोर से धक्का दिया, जिससे वो दूर जाकर गिरी। वो सब उसे देखकर और मुंह बनाकर अपने अपने कमरों में जाकर बंद हो गए। वो बेचारी वहीं बैठी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। जब उसके कानों में एक नरम सी आवाज़ पड़ी, जब उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने उसकी भांजी पानी का गिलास लिए खड़ी थी। उसने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, मामी, आप पानी पी लें। उसने बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखा था और फिर उसके हाथ से पानी का गिलास लेकर उसने पानी पी लिया। फिर वो औरत अपनी भांजी को देखने लगी और सोचने लगी कि अभी इसकी माँ मुझे इतने ज़ख्म देकर गई थी और उसकी बेटी कितनी अलग थी, जो माँ के दिए गए ज़ख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही थी। उसने उसका माथा चूमा था, उसे प्यार किया और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर उसने एक गहरी सांस ली थी। कुछ देर बाद वो खुद को रिलैक्स करती हुई अलमारी से अपने कपड़े लिए फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद ही वो फ्रेश होकर जब वापस आई तो खोए खोए अंदाज में बेड पर बैठ गई। उसके दिमाग में बार बार अपनी नंद की बातें घूम रही थीं
क्या वो सच में उसे अपने पति से अलग कर देगी? क्या सचमुच उसका पति उसे तलाक दे देगा? क्या उसका पति उसे सच में इस घर से धक्के मारकर निकाल देगा? यही बातें सोच सोचकर उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसे अपनी की गई गलतियों का एहसास हो रहा था। काश वो उस दिन वो गलती ना करती तो आज उसको इतना खतरनाक अंजाम न भुगतना पड़ता। डिवोर्स के नाम से उसका रंग पीला पड़ जाता था। नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो तलाक नहीं देगी। तलाक लेकर वो अपने ऊपर बदनामी का दाग नहीं लगा सकती, और जब भी वो मरेगी तो अपने पति के नाम से ही मरेगी। वो उससे कभी भी तलाक नहीं लेगी। काफ़ी देर रोने और सोच विचार करने के बाद आखिर वो एक फैसले पर पहुंच गई थी। उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। उसने अपनी तरफ से बहुत ही समझदारी के साथ फैसला किया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये फैसला उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। उसने अपनी अलमारी खोलकर अपना थोड़ा बहुत सामान सूटकेस में डाला और दोपहर का इंतज़ार करने लगी। ठीक दोपहर के 3 बजे ही वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और अपने पूरे घर का एक चक्कर लगाया। सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। ये देखकर उसने चैन का सांस लिया और फिर वापस अपने कमरे में आ गई, और फिर अपना सूटकेस उठाकर उसने अपनी एक नज़र पूरे घर पर डाली और दबे पांव घर की दहलीज पार कर दी। उसने एक गलती तो पहले ही की थी और एक आज कर दी थी। इस घर से निकलकर उसने अपनी ज़िंदगी की दूसरी बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके बाद उसके हिस्से में सिर्फ पछतावा ही आना था। क्योंकि उसी रात, मेरा नाम काजल है, मेरी उम्र 30 साल है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरी माँ का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। रिश्तेदारों के नाम पर सिर्फ बाबा, दादी और एक मामू और एक बुआ ही थे। मेरे माता पिता की शादी पसंद से हुई थी। वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। मेरा ताल्लुक एक गरीब घर से था। बस मेहनत मजदूरी करके ही हमारा रोज़ का गुजारा चलता था। मेरे पिताजी की राशन की दुकान थी। दादी की भी अब उम्र हो चली थी। अब वो अक्सर ही बीमार रहती थी। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। मैं जैसे ही 17 साल की हुई, दादी ने बाबा पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि अब वो मेरी शादी कर दें। लेकिन मेरे बाबा मेरी शादी के हक में नहीं थे। वो मुझे पढ़ाना लिखाना चाहते थे। बाबा का फैसला जानकर मैंने भी भगवान का शुक्र अदा किया, क्योंकि मुझे भी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और उसके बाद कोई नौकरी करके अपने बाबा का सहारा बनना था, और दादी का इलाज भी तो करवाना था। लेकिन दादी को शायद अपने अंतिम समय की खबर लग चुकी थी। मैं इन दिनों इंटर के पेपर देकर फ्री हुई थी और अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रही थी, जब दादी को अचानक से हार्ट अटैक हुआ। मैं और बाबा बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और फ़ौरन दादी को करीब के हॉस्पिटल लेकर चले गए। समय से दादी हॉस्पिटल पहुंच गईं, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई, जिस पर हमने भगवान का शुक्र अदा किया। लेकिन उसी रोज़ दादी ने बाबा के सामने फिर से मेरी शादी की बात रख दी। इस समय दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बाबा को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ी थी। दादी की किसी दोस्त के पोते से मेरी बात पक्की कर दी गई। चट मंगनी पट बिया जिसे बोलते हैं, वही मेरे साथ हुआ था। मेरी शादी में बहुत कम दिन रह गए थे। मेरी बुआ और मामू भी मेरी शादी के लिए हमारे घर पर ही आ गए थे। मेरी शादी की सारी तैयारियां भी वही लोग कर रहे थे। मुझे तो अपनी पढ़ाई अधूरी रह जाने का बहुत ज़्यादा गम था, लेकिन किसी को मेरी कोई भी फिक्र ही नहीं थी। मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा था। सभी खुशी खुशी बस मुझे अपने सर से किसी बोझ की तरह उतार कर फेंक देना चाहते थे। ऐसे ही 1 महीना कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला, और मैं विदा होकर अपने पति समीर के साथ उसके घर पर आ गई। समीर 25 साल का एक बहुत ही हैंडसम मर्द था और एक ऑफिस में जॉब करता था। उसकी 3 बहनें थीं और तीनों ही शादीशुदा थीं, लेकिन बड़ी वाली बहन तो ज़्यादातर मैके में ही रहती थी। सिर्फ महीने के आखिरी दिनों में ही वो अपनी ससुराल जाती और अपने पति के तनख्वाह ऐंठ कर वापस अपने मायके आ जाती थी। इसके 3 बच्चे भी हमेशा इसके साथ ही आते थे, जिनमें से एक बेटी और 2 बेटे थे। इसकी बेटी तो काफ़ी समझदार और सुलझी हुई थी, मगर उसके बेटे बहुत ही ज़्यादा शैतान थे। मैं उनसे बहुत ही जल्दी परेशान हो गई थी। वो 24 घंटे पूरे घर में शोर मचाकर रखते थे। मेरी बड़ी वाली नंद पूरी की पूरी आग लगावा थी, लड़ाई कराने के लिए मौके ढूंढती थी। मेरी छोटी वाली नंद महीने में एक आध बार भी अपने मायके में आती, और अभी फ़िलहाल उसके बच्चे भी नहीं थे,
इसीलिए उसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं था। मेरे सास ससुर वैसे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अक्सर वो मेरी बड़ी वाली नंद की बातों में आते रहते थे। उसकी बातों में आने की वजह से मेरे घर का माहौल ज़्यादातर ख़राब ही रहता था। जहाँ तक बात मेरे पति की थी, तो समीर एक अच्छा और सुलझा हुआ आदमी था और बहुत ही समझदार भी था। वो मेरी बहुत इज्जत करता था और मुझसे मोहब्बत भी बहुत करता था। सिर्फ अपने पति के साथ की और मोहब्बत की वजह से ही मैं इस जहन्नम जैसे ससुराल में गुजारा कर रही थी, जहाँ पर बात बात पर ताने दिए जाते थे। अगर मेरा पति थोड़ी देर के लिए भी मेरे साथ बैठ जाता या मुझसे कुछ बात करने लग जाता, तो उस पर भी बातें होती थीं कि मैंने अपने पति को अपने पीछे लगाया हुआ है, मैंने अपने पति पर कोई जादू टोना किया हुआ है। उठते बैठते मेरी बड़ी नंद कोई ना कोई गलत बात अपने मुंह से निकालती ही रहती थी। शादी के 3 महीने बाद ही सब लोग खुशखबरी सुनना चाहते थे, लेकिन हमारी शादी के 3 महीने तो क्या, 3 से 6 और फिर पूरा साल गुजर गया, लेकिन हमारे घर में कोई भी खुशखबरी नहीं आई। अब तो मुझे और मेरे पति को भी इस बात से परेशानी होने लगी थी। हमने जाकर अपने टेस्ट करवाए तो पता चला कि मेरा पति बांझ है। हम दोनों ने उस समय ये बातें सबसे छुपा कर रखी थी, किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन भगवान जाने कैसे मेरे पति की रिपोर्ट मेरी बड़ी नंद के हाथ में लग गई। फिर उसने वो हंगामा मचाया कि भगवान ही बचाए। खैर, कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। बात रफा दफा कर दी गई, क्योंकि उसका भाई बांझ था, वो बाप नहीं बन सकता था। अगर मेरे अंदर कोई कमी होती या मैं माँ नहीं बन सकती थी, तो ना जाने मुझ पर कौन कौन से जुल्म किए जाते। वो तो शायद मुझे डिवोर्स दिलवा देती। मेरी नंद ने तो मेरे पति की दूसरी शादी का प्लान बनाना भी शुरू कर दिया था। उसने अपने भाई के लिए अपने दोस्त से रिश्ते की बात कर ली थी, लेकिन उसके भाई का बांझपन ही उसके मुंह पर एक तमाचे की तरह पड़ा था। अब वो कुछ टाइम के लिए चुप रही। समय ऐसे ही बीतता गया। घर के हालात तंग होने की वजह से मैंने अपने पति से मशवरा किया अपने काम करने के बारे में, और वो भी मान गए। अब मैं यहीं अपने घर से 15 मिनट की दूरी पर कपड़ों की एक फैक्ट्री थी, मैंने उसमें काम करना शुरू कर दिया। सुबह जाते हुए मेरा पति मुझे वहाँ छोड़कर जाता और वापसी पर मैं कभी पैदल तो कभी रिक्शे से आ जाती थी। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन मुझे अपने पति का सहारा बनना था और फिर धीरे धीरे मुझे इस काम की आदत पड़ गई थी, क्योंकि हमारे घर के खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। ऊपर से मेरी नंद हर रोज़ अपने बच्चों को नई नई फरमाइशें बताकर मेरे पति के पास भेज देती, और मेरा पति बेचारा पैसों की तंगी के बावजूद भी उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करता था कि कहीं उनकी माँ और बहन उनसे नाराज़ न हो जाएं। लेकिन मेरी नंद को तो हमारे हालात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो ये भी नहीं सोचती थी कि वो अपनी ससुराल में वापस चली जाए। अब मुझे फैक्ट्री जाते जाते मैं रोज़ ही देखती रहती थी कि रास्ते में एक जगह पर एक जवान लड़का शरबत बेचता है। उसके पास लड़कियों और औरतों की भीड़ लगी रहती थी। वो सब औरतों से कहता था कि जितने तुम गिलास पियोगी उतने ही तुम्हारे बच्चे होंगे। मैं उसकी बात सुनकर पहले तो बहुत हैरान हुई और सोचती रहती थी कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, शरबत पीने से भला बच्चे कैसे हो सकते हैं। ये तो एक नामुमकिन सी बात थी जिस पर यकीन करना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं था। वो लड़का रोज़ ही अलग अलग जगह पर शरबत लगाए खड़ा होता। रोज़ ही फैक्ट्री से वापसी पर मेरी उससे मुलाकात ज़रूर होती थी। वो मुझे पूरे रास्ते में कहीं ना कहीं मिल ही जाता था, लेकिन मैंने कभी भी उससे शरबत लेकर नहीं पिया था, बल्कि मुझे तो उसके आसपास औरतों की भीड़ को देखकर बहुत अफसोस होता था। मैं सोचती थी कि पता नहीं कैसे जाहिल लोग हैं जिनको लगता है कि शरबत पीने से उनके बच्चे हो जाएंगे। मैं रोज़ ही कुछ देर उसके पास रुककर खड़ी हो जाती थी और उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिन बातों को मैं हंसी मजाक में उड़ा रही हूँ, यही बातें मेरी ज़िंदगी में ख़तरनाक तूफ़ान खड़ा कर देंगी। अभी तो मैं लोगों को देख देख कर हंस रही थी। मैं इस बात से अनजान थी कि बहुत जल्द मेरे ऊपर ऐसा समय आने वाला है कि मुझसे मेरी मुस्कुराहट ही छिन जानी थी। ये उस दिन की बात है जब एक दिन मैं सुबह रोज़ की तरह उठी और नहा धोकर नाश्ता बनाया। घर से बाहर काम करने के साथ साथ सुबह का नाश्ता और रात का खाना भी मुझे ही बनाना होता था, और दोपहर का खाना बाहर से आता था। मैंने घर में सबको और अपने पति को नाश्ता कराया।
फिर खुद नाश्ता करके बर्तन धोए और अपना बैग लेकर बाहर आ गई। आज नाश्ते पर नंद के बेटों ने बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया हुआ था। घर के किसी भी आदमी ने चैन से नाश्ता नहीं किया था। बाहर निकलते के साथ ही गर्मी की लू मेरे चेहरे पर आने लगी थी। मैंने मुड़कर आसमान की तरफ देखा। आज मुझे फैक्ट्री जाने में काफ़ी देर हो गई थी। मैंने अपनी चादर ओढ़ी और मैं अपने पति की गाड़ी पर बैठ गई। मेरे पति ने मुझे फैक्ट्री के बाहर उतारा और फिर खुद अपने काम पर चले गए। मैंने अपनी चादर के एक कोने से अपने चेहरे का पसीना साफ किया और फैक्ट्री के अंदर चली गई। आज फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। एक तो नया माल आया हुआ था और अगले माल की भी डिलीवरी करनी थी। इसी वजह से वर्कर भी ज़्यादा आए हुए थे। इसी के साथ ही इसी फैक्ट्री की एक और ब्रांच भी खुल रही थी, जिसके इंटरव्यू इसी सेंटर में ही हो रहे थे। लोगों की लाइनें लगी हुई थी। अंदर जाने का रास्ता भी पूरे तरीके से बंद हुआ था। मैं बहुत ही मुश्किल से लोगों की भीड़ को चीरती हुई अंदर आई थी। इस बीच गर्मी से मेरा हाल ख़राब हो गया था। आज सूरज भी बहुत तेज़ चमक रहा था, जिसकी वजह से धूप बहुत तेज़ थी। जैसे तैसे मैं अपनी जगह आकर पंखे के नीचे खड़ी हो गई। मैंने चादर उतारकर एक तरफ रख दी और फिर पानी पीने के लिए अपने पर्स से बोतल निकालने लगी। लेकिन पर्स में बोतल होती तब निकलती ना। आज का दिन ही कुछ मनहूस था। मैं पानी की बोतल रखना ही भूल गई थी। अब सारा दिन ही इस फैक्ट्री का ख़राब और गर्म पानी पीना पड़ता, क्योंकि गर्मी इतनी थी कि सारा दिन प्यासे रहना नामुमकिन था। इसीलिए यहाँ का पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ता। अभी मुझे आए हुए कुछ देर ही हुई थी कि अचानक ही यहाँ की लाइट चली गई थी। इसकी वायरिंग कहीं से जल गई थी। इसकी वजह से पूरी फैक्ट्री की ही बिजली चली गई थी। कुछ घंटे तक तो सारे वर्कर ही लाइट के आने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन जब गर्मी और पसीने की वजह से सबका ही हाल बुरा हो गया था और सबका सब्र जवाब दे गया था, तभी सब वर्करों ने मिलकर हेड सर से छुट्टी की बात की। हेड ने अपने तौर पर बिजली ठीक करवाने की कोशिश की थी, लेकिन इसका इतनी जल्दी ठीक होना पॉसिबल नहीं लग रहा था। फिर कुछ सोचकर इस फैक्ट्री के हेड ने सब वर्करों को छुट्टी दे दी। उस समय लगभग दिन के 2 बज रहे थे। जब मैं फैक्ट्री से निकली तो बहुत तेज़ की धूप थी और लू भी चल रही थी, जिसे देखकर ही मेरी हालत ख़राब हो रही थी। सूरज अपनी पूरी तेज़ी पर था। ऐसे लग रहा था जैसे आज सूरज आग उगल रहा हो। मैंने रिक्शे के लिए इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई भी रिक्शा नज़र नहीं आई। फिर मुझे ध्यान आया कि आज कोई सरकारी स्ट्राइक थी। इसकी वजह से दूर दूर तक किसी भी रिक्शे या टैक्सी का नामो निशान ही नहीं था। अब मेरे पास घर वापसी का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मजबूरन मुझे पैदल ही चलना पड़ा। अभी मैं थोड़ी देर ही चली थी कि पसीना पाँव के तलवों से नीचे बहने लगा। मेरा गला सूखने लगा था, मेरे होंठ भी सूख गए थे और मेरे पास पीने के लिए भी पानी नहीं था, क्योंकि आज मैं पानी की बोतल घर पर ही भूल आई थी। मैंने इधर उधर देखा तो कोई दुकान भी नज़र नहीं आ रही थी कि मैं जिससे पानी लेकर पी लेती। आज मैंने अपनी पानी की बोतल घर भूलकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी और ये गलती मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं करना चाहती थी। इतनी तेज़ की धूप में चलते हुए मुझे अपनी मौत का एहसास हो रहा था। यहाँ पर तो कोई पेड़ का साया भी नहीं था और ना ही पीने के लिए पानी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं रेगिस्तान में चल रही हूँ। एक जगह जाकर मैं रुक गई। अब मुझ में और ज़्यादा चलने की हिम्मत नहीं रही थी। मैं ऐसे ही सर नीचे किए सांस लेने के लिए रुकी हुई थी, जब मेरे कानों पर पड़ने वाली आवाज़ से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी हो। मैं एकदम सीधी खड़ी हुई और सामने देखा तो मुझसे कुछ ही दूरी के फासले पर वो शरबत वाला लड़का खड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बहुत ही कीमती चीज़ दे दी हो। मेरे पैरों में खुद ही तेज़ी आ गई और मैं चलती हुई उसके पास जा पहुंची और जल्दी से इससे एक गिलास शरबत लेकर मैंने अपने मुंह से लगा लिया। शरबत मुंह में जाते ही मेरी जान में जान आई। ठंडा मीठा शरबत जैसे ही मेरे हलक के अंदर गया, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून का एहसास हुआ। मैंने एक गिलास ख़त्म करके उसे फिर से एक गिलास देने को कहा। उसने अपने रोज़ का बोलने वाला जुमला कहा, जितने गिलास पियोगी उतने ही बच्चे होंगे। मैंने उसकी बात उस समय हंसी में उड़ा दी। उसने मुझे दूसरा गिलास भरकर दिया। शरबत पीते ही मुझे उसकी काबिलियत का एहसास हुआ। उसका शरबत बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार था। आज तक मैंने ऐसा शरबत नहीं पिया था।
शरबत पीकर मैंने गिलास उसे दे दिया और फिर पर्स से पैसे निकालकर उसे पकड़ा दिए। मुझे कुछ सुकून हुआ और फिर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ी। अब मेरी जान में जान आ गई थी। शरबत पीकर मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था, लेकिन किसको पता था कि ये सुकून मेरी ज़िंदगी में बस कुछ ही देर का ही है। इसके बाद जो तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में आने वाला था, उससे मुझे शरबत नाम से ही नफ़रत हो जानी थी। खैर, जब मैं घर पहुंची तो घर में पिज़्ज़ा पार्टी चल रही थी। मेरी नंद के बच्चों ने एक दूसरे के साथ लड़ते हुए पूरा घर सर पर उठा रखा था। आज मेरी छोटी वाली नंद भी आई हुई थी। घर में जाते ही मैंने सबको नमस्ते किया, अपनी छोटी नंद से मिली। वो भी अब मुझसे कुछ खिंची खिंची सी रहने लगी थी। मैंने भी उसे ज़्यादा भाव नहीं दिया, बस हाल चाल पूछकर मैं अपने कमरे में आ गई। खाना मैं अपनी फैक्ट्री में खा चुकी थी। मेरे घर वालों ने तो झूठे मुंह मुझसे कहा भी नहीं। अपने कमरे में आकर मैं फ्रेश हुई और उसके बाद फ़ोन करके अपने पति को मैंने घर आने का बता दिया। फिर मैं कुछ देर के लिए आराम करने लेट गई। जब शाम हुई तो मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में चली आई। पहले मैंने सबके लिए शाम की चाय बनाई और उसके बाद रात के खाने की तैयारी करने लगी। खाना बनाते हुए वैसे भी मुझे 2 से 3 घंटे लग ही जाते थे और आज तो वैसे भी छोटी वाली नंद भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज कुछ नई डिश बना लेती हूँ। ये ना हो कि बाद में वो मेरे पति से मेरी शिकायत लगाने लगे कि भाभी ने उसके आने पर कुछ खास नहीं बनाया था। फिर वो मुझे सारे ख़ानदान में ही मशहूर कर देती कि भाभी ने उससे पूछा ही नहीं। मैंने जल्दी से फ्रिज से सामान निकालकर खाना बनाना शुरू कर दिया। पूरा सिंक गंदे बर्तनों से भरा पड़ा था। किचन में हर तरफ सामान फैला हुआ था। घर में सबको पता चल गया था कि आज मैं जल्दी आ गई हूँ, तो मेरी दोनों नंदों में से किसी ने भी किचन में आने की या मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। सब लोग अपनी अपनी बातों में लगे रहे। खैर, मैंने बर्तन धोए, उसके बाद मैंने पूरे किचन की सफाई करी। फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। लगभग 4-5 घंटे बाद मैं सब कामों से फ्री होकर किचन से बाहर निकली तो मेरा पूरा शरीर पसीने में लथपथ हो रहा था। मैं अपने कमरे में गई, अलमारी से कपड़े निकाले, नहाई, कपड़े चेंज किए ही थे कि नीचे से खाने का शोर मचने लगा। उसी समय मेरे पति की कॉल भी आ गई। वो कह रहा था कि आज उसे किसी काम से शहर जाना है, इसलिए वो रात को घर पर नहीं आएंगे। मुझे उनकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो पूरी रात के लिए कहीं बाहर गए हो, ये कहीं पूरी रात के लिए रुके हों। मैंने खाना खाने के बाद इस बारे में सोचने का फ़ैसला किया और फ़ौरन नीचे चली गई। सब खाने का ही इंतज़ार कर रहे थे। जब मैंने खाना लगाना शुरू किया तो मेरी नंद ने मेरी उसमें काफ़ी मदद की थी। खाना खाने के बाद मैंने सबके लिए चाय बनाई। सबने खाना बहुत शौक़ से और पेट भर के खाया था, सिवाय मेरी भांजी और छोटी नंद के। किसी ने भी मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ़ नहीं की थी। किसी से इतना भी नहीं हुआ था कि मेरी इतनी मेहनत के लिए 2 लफ्ज़ ही बोल देते। जब मैंने अपनी सास को अपने पति के बारे में बताया तो मेरी नंद एकदम से बोली, तुमने ही कोई फरमाइश की होगी, वरना हमारे साथ रहते तो उसे सालों हो गए। उसे तो कभी भी शहर में ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं आया जिसके लिए उसे सारी रात ही घर से बाहर रहना पड़े। नंद की बात सुनकर मेरे दिल में ख्याल आया कि उसे करारा जवाब दूं, लेकिन फिर मेरी परवरिश ने मुझे रोक लिया। मैं उसकी बात सुनकर चुपचाप अपने कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई। रात के लगभग 3 बजे का समय था जब अचानक से ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मुझे बार बार उल्टियाँ हो रही थीं और मेरा सर बहुत बुरे तरीके से चकरा रहा था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मजबूरन मुझे अपनी सास को अपने पास बुलाना पड़ा, लेकिन मेरी सास मेरे पास अकेली नहीं आई, उनके साथ मेरी नंदें भी आई थीं। मेरी बड़ी वाली नंद ने मेरी हालत देखते ही मुझ पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए थे। वो मुझे चरित्रहीन, आवारा, बदचलन कह रही थी। उसकी बात सुनकर मैं भी अपनी हालत कुछ कुछ समझने लगी थी। तभी मेरे दिमाग में एकदम से शरबत वाली बात आई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मैं सच में माँ बनने वाली थी? इस सोच के आते ही मुझे एकदम से परेशानी ने घेर लिया था। 3-4 घंटे तक मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही। मेरी उल्टी और चक्कर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन आधी रात के समय कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला भी नहीं था। अगली सुबह जब मैं क्लिनिक गई तो डॉक्टर की रिपोर्ट्स ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। मैं अपना पति का घर छोड़कर अनाथ आश्रम में आ गई थी और यहीं रहने लगी थी।
मेरे घर 2 जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई थी, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन मुझे अपने बच्चों से ही कोई ख़ास मोहब्बत नहीं हो सकी थी। मेरे दिमाग में अब तक यही बात थी कि वो शरबत पीने से ही शायद मुझे ये बच्चे हुए हैं। एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ मार्केट में जा रही थी, जब अचानक से किसी से टकराई। मैंने मुड़कर देखा तो मैं एकदम वहाँ से भागने लगी। मेरे सामने मेरा पति खड़ा था। मुझे डर था कि कहीं मुझे देखते ही तलाक न दे दे, मुझसे कोई सवाल जवाब न करने लगे। लेकिन इससे पहले मैं भागती, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और फिर मेरे बच्चों को गोद में उठाकर प्यार करने लगा। मैं हैरत से उसे देख रही थी। वो उन्हें ऐसे प्यार कर रहा था जैसे ये उसके अपने सगे बच्चे हों। तभी मैं डरते डरते उससे बोली कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, ये बच्चे पता नहीं कैसे। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करती, उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगा, ये बच्चे हमारे हैं, मेरे और तुम्हारे हैं। उसकी बात सुनकर मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था? मैंने उससे कहा, लेकिन तुम तो। उसके बाद जो कुछ उसने मुझे बताया, वो सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस समय मुझे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरे पति ने बताया कि वो काफ़ी टाइम से अपना इलाज करा रहा था, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी और उस इलाज से उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। उस रात वो शहर इसी सिलसिले में गया था, क्योंकि उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही आई थी। अब वो बाप बन सकता था। वो ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और जब घर पहुंचा तो मैं घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन उसकी भांजी ने उसे कल रात की जो वारदात हुई थी वो सब बता दी थी। उसके बाद उन लोगों ने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं कभी भी अनाथ आश्रम से बाहर ही नहीं निकलती। आज भी अचानक से मेरी अपने पति से मुलाकात हो गई थी। मैं सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से 2 साल अपने पति से दूर रही थी और मैंने अपने बच्चों से भी कभी ऐसी मोहब्बत नहीं की थी जैसी एक माँ अपनी औलाद से करती है। लेकिन अब सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई थी। शरबत वाला तो सिर्फ मजाक में ही ऐसी बातें करता था ताकि लोग उसके पास शरबत पीने आएं और उसकी बातों पर हंसें, एंजॉय करें। उसकी इन बातों का सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं था। मैं अपने पति के साथ अपने घर वापस आ गई। घर के हालात भी बिल्कुल बदले हुए थे। मेरी बड़ी नंद अब अपने घर चली गई थी। अब उस पर उसके पति और उसके ससुराल वाले बहुत सख्ती करते थे। मेरे सास ससुर सब मुझसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे और वो मुझसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही खून को न जाने क्या क्या कहा था। अब वो मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे। मैंने भी सब कुछ भुलाकर उन्हें माफ़ कर दिया और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।